बातें पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? जब मैटर के मॉलिक्यूल्स द्वारा लाइट के अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन से अब्जॉर्प्शन होता है तो वो होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका अल्टरनेट नाम अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूवी विजिबल रीजन से रेडिएशन के अब्जॉर्प्शन के बाद में जो मॉलिक्यूल होता है उसके इलेक्ट्रॉन है वो अपने लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में मूव हो जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो इसमें जो रेडिएशन या वेव्स होती हैं ये 200 से 400 नैनोमीटर की जो रेडिएशन होती हैं वो होती हैं यूवी रीजन की, अल्ट्रावायलेट रीजन की, और 400 से 800 नैनोमीटर की जो वेव्स होती हैं वो होती हैं विजिबल रीजन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, जैसे अपन कहते हैं ग्राउंड स्टेट में इसके सिग्मा पाई एन से प्रमोट होकर ये सिग्मा स्टार पाई स्टार में चले जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें अपन पढ़ते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है? यहाँ पर अपन लाइट सोर्स के लिए अपन एक लेंस लेते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट के लिए क्या लेते हैं अपन? लेंस लेते हैं। इससे यूवी विजिबल रीजन की वेवलेंथ की रेडिएशन है वो मिलेंगी अपने को 200 से 400, वही अपन कह देंगे यूवी की, और 400 से 800 है वो मिलेंगी विजिबल रीजन की। तो ये जो लेंथ है इससे जो अपने को रेडिएशन मिलेंगी। आगे सेकेंड ऑपरेटर्स आता है मोनोक्रोमेटर। ये जो मोनोक्रोमेटर होता है इसमें दो स्लिट होती है और बीच में एक क्या होता है? प्रिज्म होता है। तो इस लेंस से आने वाली रेडिएशंस को ये जो पहली वाली स्लिट है ये पैरेलली प्रिज्म पर फॉल कराने का काम करती है। फर्स्ट स्लिट है वो लेंस से आने वाली रेडिएशंस को पैरेलली इस पर प्रिज्म पर फॉल करवाएगी, और सेकंड वाली जो स्लिट है ये क्या काम करेगी कि इस प्रिज्म से एक सिंगल वेवलेंथ या अपन ऐसे कह दें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को यहाँ से पास होने देगी, गुजरने देगी। तो ये स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है ये फिर दो सेम इंटेंसिटी की रेडिएशन या वेव्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर अपन दो सेल लेंगे आगे, एक लेंगे रेफरेंस सेल, दूसरा लेंगे सैंपल सेल। तो सैंपल सेल में तो अपने को जिसकी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लेना है, जिसकी भी स्टडी करनी है वो लेंगे सॉल्यूशन फॉर्म में, और रेफरेंस सेल या तो ब्लैंक हो सकता है या फिर इसमें कोई बफर सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन सेम इंटेंसिटी की दो वेव्स में डिवाइड हुई है, इसमें से एक वेव तो रेफरेंस सेल से होती हुई पास होगी और दूसरी है वो सैंपल सेल से होती हुई आगे जाएगी। तो रेफरेंस सेल जो अपने ब्लैंक लिया है या फिर कोई उसमें बफर सॉल्यूशन लिया है, वहां से फिर जो आगे रेडिएशन निकलेगी उसकी इंटेंसिटी है वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एब्जॉर्बिंग मीडिया नहीं है जो कि इस इंटेंसिटी की लाइट को यहाँ पर एब्जॉर्ब करे, यानी यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी की लाइट है इसका इस रेफरेंस सेल में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और ये जो लाइट यहाँ आएगी ये सेम इंटेंसिटी की होगी। लेकिन सैंपल सेल से जाने के बाद जो रेडिएशन अपने को मिलेगी वो अपने को लो इंटेंसिटी की मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस रेडिएशन की कुछ इंटेंसिटी है वो यहाँ पर सैंपल सॉल्यूशन ने अब्जॉर्ब कर ली है, कुछ रेडिएशन को सैंपल सॉल्यूशन ने अब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए यहाँ से जो रेडिएशन निकलेंगी उनकी इंटेंसिटी है वो इसकी तुलना में कम होगी। फिर ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो डिटेक्टर से होती हुई अपने को रिकॉर्डर में स्पेक्ट्रा देगी। ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। अब देखो ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है
इसमें एब्जॉर्प्शन लॉज आते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉज, जिसमें अपन पढ़ते हैं लेम्बर्ट बियर लॉ। इसमें पहला अपन पढ़ेंगे लेम्बर्ट लॉ और दूसरा है बियर लॉ, या फिर उसे बियर लेम्बर्ट लॉ भी कहते हैं। देखो देखो लेम्बर्ट लॉ क्या होता है। When a beam of monochromatic light passes through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease in intensity of radiation with the thickness of absorbing medium is directly proportional to the intensity of incident radiation. देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि लेम्बर्ट लॉ क्या बता रहा है कि जब अपन किसी होमोजेनस एब्जॉर्बिंग मीडियम से मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम को पास होने देते हैं तो उस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है उसमें जो कमी आती है वो एब्जॉर्बिंग मीडियम की मोटाई के साथ साथ, यानी कि एब्जॉर्बिंग मीडियम से जब अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास होने देंगे तो एब्जॉर्बिंग मीडियम की थिकनेस के साथ साथ उन रेडिएशंस की इंटेंसिटी में जो कमी आती है वो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म अपन ऐसे दे सकते हैं, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डी आई यहाँ पर इंटेंसिटी में जो अनंत सूक्ष्म कमी आती है वो, और किसके साथ, अनंत सूक्ष्म थिकनेस या मोटाई के साथ जो कमी आती है वो, या इसे अपन ऐसे लिख दें माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल वाले चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के आई। यहाँ पर क्या है कि कोएफिशिएंट है जो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। यही करें माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू के डॉट डी एक्स, या यहाँ से यू करें डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स। इसे अपन दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका इंटीग्रेशन करने पर डी आई अपॉन आई जीरो से लिमिट है यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस के डॉट डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये इसकी लिमिट है। ये यहाँ से आ जाएगा ln आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स, या इसे ही अपन ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई जीरो ई की पावर माइनस के एक्स। इसे अपन ले दें इक्वेशन नंबर 2। यहां से अपन ये जो कि एब्जॉर्बिंग मीडियम के द्वारा कितनी लाइट या इंटेंसिटी का, किस लाइट की इंटेंसिटी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये यहां से अपन ज्ञात कर सकते हैं। आई एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू आई जीरो माइनस आई, ये तो कि एब्जॉर्बिंग मीडियम द्वारा एब्जॉर्ब की गई लाइट, और ये है इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी, और ये है एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास होने के बाद जो रेडिएशन आती है उनकी इंटेंसिटी। यहां से आई एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू आई जीरो माइनस आई की वैल्यू अपन इक्वेशन 2 से पुट कर देंगे, आई जीरो ई की पावर माइनस के एक्स। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है बीएस ला, ये कल की क्लास में देखेंगे।